दोस्तों, मैं प्रिंस जहांगीर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हमने 1 का 2 का सवाल कर चुके थे एक्सरसाइज 1.1 में। आज अपन देखेंगे अगला सवाल जो आपका 3 का है। तो देखिए क्या है अगला सवाल, ध्यान से समझना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर फॉलो कर लेना, एक बार के लिए वो वीडियो देख लेना जिसमें अपन ने 1 के और 2 के सवाल की बात की थी। आज अपन बात करेंगे अपने 3 के सवाल की। तो देखो क्या दे रखा है 3 का सवाल। 3 का सवाल आपका बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है आपको, निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ अपन वैसे तो बात कर चुके हैं, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं अपन और एलसीएम के लिए अपन क्या करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप पहला सवाल जिसमें आपको 3 संख्या, इतनी देर अपन ने क्या किया था, 2-2 संख्या वाले किए थे। अब अपन कितनी संख्या वाले करेंगे, 3-3 संख्या वाले अपन करेंगे यहाँ पर। तो देखो क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 12 के, फिर अपने को किसके 15 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर अपने को किसके 21 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्योंकि अपने को सवाल में क्या बोल रखा है अगले में कि आप लोग क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए उसके लिए अपने को, है ना। तो उसी के आधार पर अपन करेंगे। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है अपनी, अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है ना। ऐसे आपकी 23 है, 19 भी है बीच में, है ना। तो ये आपकी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याएं। इन्हीं संख्याओं का आपको भाग दे के इसके अंदर देखना है। तो देखिए अब अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। तो यहाँ लिखेंगे 2 का भाग इसमें देखिए कितनी बार जाएगा, 6 बार, है ना। कितनी बार जाएगा, 6 बार आपका भाग यहाँ पर जाएगा। फिर अपन किसका भाग देंगे, 2 का। तो 2 के बारे में 6 कितनी बार आता है, तो 3 बार। अब देखो 2 के बारे में 3 नहीं आता ना, तो अपन किसका भाग देंगे, अब अपन भाग देंगे यहाँ पर 3 का। तो 3 एकम 3, तो इसका तो अपने गुणनखंड कर दिया। अब देखो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, 5 इकाई अंक है। क्या 2 के पढ़े में 5 आता है, ऐसे चेक कर लिया करो आप, है ना। 0 होगा, अगर 2 होगा, 4 होगा, है ना, तब तो क्या है 2 का भाग जाएगा उसके अंदर, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाता है। तो अपन किसका देंगे, अगली संख्या कौन सी अपने पास, 3। तो यहाँ पर अपन शुरुआत करेंगे किससे, 3 के बड़े में 15 आता है, तो कितनी बार, 5 बार। 3 बजे 15, फिर देखो 5 3 के बड़े में फिर से आता है कि 5, तो 5 नहीं आता। तो अपन किसका भाग देंगे यहाँ पर, 5 का भाग। तो 5 एकम 5, ये अपन ने 15 के अभाज्य गुणनखंड कर ली। अब अपन किसके 21 के करते हैं। तो 21 में देखो इकाई का अंक क्या है, 1 है। 1 में क्या 2 का भाग जाएगा, तो नहीं जाता। तो किसका देंगे अपन, 3 का। तो 3 का देंगे, देखो 3 7 21। तो 7 खुद ही क्या है, अभाज्य संख्या, तो किसका भाग जाएगा, 7 का भाग यहाँ पर जाएगा, है ना। तो ये अपन ने क्या कर दिया, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना। 12 के अभाज्य गुणनखंड 15 के कर लिए, और अपन ने किसके कर लिए, 21 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर अपन कर चुके हैं। अब क्या ज्ञात करना था सवाल में, तो सवाल में आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड आप लिख लीजिए क्या क्या अपन ने किए हैं। तो अभाज्य गुणनखंड देखो 12 के अपन ने क्या किए, तो 2 की पावर कितनी है, तो 2 गुणा 3 की पावर कितनी है, तो 1 है यहाँ पर। 15 के देखिए, 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या किया अपन ने, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है अपने पास, है ना। ऐसे आप 21 के देखिए, 21 के आपने क्या किए हैं, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब आपको करना क्या है, एचसीएफ के लिए अपन क्या लेते हैं, एचसीएफ के लिए अपन आधार क्या होने चाहिए, समान हो। और आप कौन सी घात लेते हैं, निम्नतम घात। निम्नतम घात मतलब छोटी घात, जिसका आधार क्या है बेटा, बराबर है ना। उसके अंदर अपने को कौन सी घातें लेनी है, छोटी घात अपने को लेनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या 2 इसमें है, तो 2 यहाँ है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 अपन नहीं ले सकते, क्योंकि आधार आपका तीनों के अंदर होना चाहिए, है ना, यानी सेम होना चाहिए आधार। तो देखो यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो आधार समान। अब घातें क्या है, देखो इसकी बराबर है। तो अपन ने क्या लिखा, निम्नतम घात लेनी है अपने को। तो अब बराबर है, तब भी अपने को किस में लेना है, एचसीएफ के अंदर उसको लेना है। तो यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर, अपने पास देखो तीनों के अंदर 3 है, तो 3 की पावर कितनी है, 1 है। तो आपके पास और कुछ बराबर है, तो नहीं है। तो अपने पास उत्तर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब क्या निकालना अपने को, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए देखो जो बराबर घाते हैं वो तो अपने को लेना ही लेना है, 3 की पावर 1 लेंगे। अब जो बच गया वो सारे को लिख दो। तो 5 है, तो 5 की पावर कितनी, 1।
2 भी है तो 2 की पावर कितनी, तो 2, और 7 भी है तो 7 की पावर कितनी, 1। अब इसको हल कर लीजिए, तो 3 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब इसको हल कर दो, तीनों को जो 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 है ना। 60 को 6 7 42, तो कितना आ गया आंसर, 420। इसका आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं अपन, इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो दोबारा देख लीजिए एक बार, अपन ने क्या किया है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, 12 के अभाज्य गुणनखंड किए, फिर 15 के क्या किया अपन ने, अभाज्य गुणनखंड किए, फिर क्या किया अपन ने, 21 के अभाज्य गुणनखंड किए, फिर इसके रूप लिख लिए अपन, है ना। अब आधार सेम है, वो अपन किस में लेते हैं, एचसीएफ में लेते हैं। आधार सेम का मतलब तीनों के अंदर होना चाहिए, वो संख्या आपकी तीनों के अंदर होगी, तब अपन किस में लिखते हैं, उसको एचसीएफ में लिखते हैं। तो कौन सी घात है, छोटी घात या क्या होनी चाहिए, बराबर घात। तो अपने पास छोटी तो नहीं है, लेकिन तीनों के अंदर बराबर घात है, तो एक बार उसको अपन ले लेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं अपन, एलसीएम में अपने को पास जो बराबर है वो तो लेने लेना है। अब जो बच गया है तो कौन बच गया, जैसे 2 की पावर 2 बच गई तो अपन ने ले ली, 5 की पावर 1 बच गई तो वो भी ले ली अपन ने, है ना, और 7 की पावर 1 बच गई तो वो भी ले ली। मतलब अधिकतम घात लेंगे, जिसमें नहीं है उसमें 0 है, सीधी सी बात है ना। तो अपन ने इस प्रकार इसको गुणा करके इसका आंसर कितना आ गया, 420 आपके पास प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो। अब अपन देखते हैं इसका दूसरा भाग। तो दूसरे सवाल में देखो क्या संख्या दे रखी है आपको, 17 दे रखा है, 23 दे रखा है और 29 दे रखा है। तो वही काम करना आपने को, क्योंकि ये देखो खुद ही, अगर आप सीधा चाहो सीधा उत्तर निकाल सकते हो इसका, क्योंकि खुद ही क्या है, ये सारी की सारी आपकी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है बेटा, 1 होता है। ये बात आप याद रख लेना, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो एक एक बार ही होगा। देखो करके देखते हैं अपन, 17 का, 23 का, और आपको किसका करना है, 29 का। तो 17 का भाग 17 में जाएगा तो एक बार, 23 का भाग 23 में जाएगा एक बार, 29 का भाग 29 में जाएगा एक बार, क्योंकि इसके और कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकते, तो अपन इसको आगे कर ही नहीं सकते, है ना। तो अब क्या निकालना अपने को, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए अपने को क्या करना है, देखो इसके पास क्या है, एक बार है 17 है, इसके पास 23 एक बार है, इसके पास 29 एक बार है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर एचसीएफ जो है, यानी इसमें कोई भी आपकी कॉमन संख्या यहाँ पर नहीं है, मतलब जो संख्या तीनों के अंदर आती है वो यहाँ पर नहीं है। तो नहीं है तो अपन क्या लिख दिया, एचसीएफ जो है वो क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। अब क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए जो आपके पास पूरा है उसको लिख दीजिए, 17 को, फिर 23 को, और फिर 29 को। इन तीनों को क्या कर लीजिए, अब आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 17 को अपन 23 से गुणा करते हैं, 7 21, 2 3 2 5, और 7 दूनी 14, 1 और 1 2 3, कितना आ गया, 1 9 और 3 आ गया। अब किससे गुणा कर दो इसको, 29 से कर लीजिए, तो क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 नम 81, 1 8 9 30 27, 27 और 8 कितने हो गए, 35 हो गए, 27 और 8 35 हो गए, और फिर आ गया 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये आपके पास आ जाता है। तो 9 3 और आपके पास कितना आया, 3 और 10 और 1 11, 11 339 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 11 339, 11 339 इसका फाइनल आंसर आ जाता है। इस प्रकार आप इस सवाल को, 2 के सवाल को कर सकते हो। अब आप देखिए कौन सा, इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में आपके पास क्या क्या संख्याएं हैं, तो आपके पास 8 है, आपके पास 9 है, और आपके पास 25 है। तो अब देखिए इसको, वही आपको क्या करना है, सबसे पहले 8 के गुणनखंड करने हैं, फिर आपको 9 के गुणनखंड करने हैं, फिर आपको 25 के गुणनखंड करने हैं। 8 के, 9 के और 25 के यहाँ पर क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का 4 बार, फिर 2 के बारे में आता है तो 2 बार, फिर 2 के बारे में 1 बार, यहाँ 2 के बारे में जाता नहीं है, तो 3 3 दिए 9, 3 दिए 3 एकम 3, फिर किसका 5 का देंगे, तो 5 25, फिर 5, फिर 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसके अभाज्य गुणनखंड अपने कर लिए। अब किस रूप में लिख दो इसको, गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। तो 8 लिखो, 8 के आपने क्या क्या गुणन किए, 2 की पावर कितनी है, तो 3 है। फिर आपने क्या किया, 9 9 की पावर कितनी है, तो 3 की पावर 2 आया, और फिर क्या है 25, तो 25 के आपने क्या गुणनखंड किए यहाँ पर, 5 की पावर कितनी है, तो 2 है ना। अब अपने को क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए आपके पास देखो क्या आधार है, तीनों के अंदर बराबर, है ना, तीनों के अंदर होनी चाहिए वो संख्या। तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ दो, है ना, 3 इसमें है तो इसमें नहीं, छोड़ दो,
5 इसमें इसमें नहीं है, छोड़ दो, है ना। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर तीनों के अंदर कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन अपने पास नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो अपने पास एचसीएफ क्या लिखेंगे, फिर इसका भी एक ही एचसीएफ होगा, क्योंकि एक तो सभी में होता ही है ना, गुणा में लगा सकते हैं, तो एक तो है इसके पास, क्योंकि देखो एक एक एक, तो इसलिए इसका एचसीएफ जो है वो कितना आ गया, एक आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, एलसीएम। तो एलसीएम में आपको क्या लेनी होती है, अधिकतम घात लेनी होती है, चाहे किसी की भी हो अधिकतम लेनी है अपने को। तो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर भी कितनी है, 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना 3 दिए 9, गुना पचम 25, है ना। क्या कर दिया अपन ने इसको, है ना, 5 को 2 बार गुना कर दिया, 5 5 गुना 5, 3 को 2 बार गुना कर दिया, 3 गुना 3, और 2 को अपने 3 की पावर है तो अपने क्या कर दिया, 3 बार गुणा कर दिया आपस में, तो आपके पास 8 आ गया। अब क्या करना है, इसको गुणा कर लीजिए, 9 8 72, 72 को आप 25 से क्या कीजिए, गुणा कीजिए, तो आपके पास 0 आया, असली की 1, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, 35 और 1 कितना हो गया 36, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो ये आ गया 14 आपके पास, तो 0 और ये कितना हो गया 0, असली की 1 तो 8 और ये कितना हो गया 1800, तो इसका एलसीएम जो है वो कितना आएगा बेटा, 1800 आएगा। तो इस प्रकार आप 3 का सवाल पूरा कर सकते हो एकदम आसान तरीके से, है ना। जैसे आपको बताया है, इस ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जब अपन एचसीएफ निकालेंगे, जब अपन एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें अपने को कौन सी घातें लेनी है बेटा, छोटी घात लेनी है, छोटी घात लेनी है ना, या बराबर घात, या बराबर घात अपन इसके अंदर लेते हैं, है ना। बराबर घात लेंगे या उसमें क्या लेते हैं, छोटी घात लेते हैं। कब, जब 2 का गुणनखंड करेंगे तो दोनों में वो संख्या आनी चाहिए, है ना। और 3 का गुणनखंड करेंगे तो तीनों में वो संख्या आनी चाहिए, तभी अपन क्या करते हैं, उसकी छोटी घात या बराबर घात लेते हैं। जैसे अपन ने यहाँ बात की थी, देखो 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था और 3 इसमें भी था, तो अपन ने क्या किया, अपन ने 3 को अपन ने यहाँ पर ले लिया एचसीएफ के अंदर, है ना। तो आधार आपका क्या होना चाहिए, तीनों के अंदर होना चाहिए, वो संख्या आपकी तीनों के अंदर होनी चाहिए, तभी अपन उसको लेते हैं। फिर आपका एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए अपन कौन सी घातें लेते हैं बेटा, तो बड़ी घात लेते हैं, बड़ी घात, और या फिर अपन बराबर घात एलसीएम के अंदर भी लेते हैं, है ना। तो जो अपन ने एचसीएफ में लिया वो आपको ऐसा वैसा लेना ही लेना है। उसके अलावा जो भी आपके पास क्या है बेटा, बड़ी घातें हैं वो आपको लेनी है ना। तो इस प्रकार आपका 3 का सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो, कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। अब देखो 4 का सवाल बेटा, तो देखिए बेटा आप 4 का सवाल, तो जिसमें देखो 4 के सवाल में आपको क्या दे रखा है, तो 4 के सवाल में आपको दे रखा है बेटा एचसीएफ है 306 और 657, मतलब एचसीएफ का जो मान है वो कितना बेटा 9 दे रखा आपको, है ना। एचसीएफ जो है वो कितना दे रखा है यहाँ पर इस सवाल के अंदर 9 दे रखा है, और आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको निकालना है बेटा एलसीएम किसका, 306 और 657 का एलसीएम आपका क्या होगा वो आपको यहाँ पर याद करना है। तो इसके लिए अपन ने एक सवाल के अंदर जो आपका 2 का सवाल है उसके अंदर एक सूत्र पढ़ा था, वो सूत्र क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है ना। तो वो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, सूत्र लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुणा एलसीएम के, है ना। दो संख्याओं का जो भी गुणनफल होगा वो आप जो उन संख्याओं का क्या निकालते हो, एचसीएफ और एलसीएम आप निकालते हो, उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो दो संख्या है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गुणा बी जो है वो बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुणा एलसीएम के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। जब आप आगे सवाल, जब अपन इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे एग्जाम की दृष्टि से आने वाले, उन सवालों के लिए अपन इस तरीके से, यानी ये आपकी क्या है, पहली संख्या, ये आपकी कौन सी संख्या है, तो पहली संख्या, है ना। ये आपकी कौन सी संख्या है, तो बेटा दूसरी संख्या, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, आपको कोई भी 3 मान दे देगा और एक चीज आपसे पूछ ली जाएगी एग्जाम के लिए, तो अपन तब उस सूत्र क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो अभी अपने को क्या करना है, दो संख्याओं का, तो दो संख्या कौन सी बेटा अपने पास 306 है, गुणा में क्या लोगे 657 अपने पास है,
फिर किसका निशान है तो बराबर लगाइए बेटा HCF। तो HCF का मान कितना दे रखा है तो 9 दे रखा है, तो यहाँ क्या लिख दीजिए बेटा तो 9 लिख दीजिए। गुणा में क्या है एलसीएम है, तो एलसीएम लिख दीजिए, है ना। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अच्छे तरीके से आना चाहिए बेटा, है ना। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हो कमेंट के अंदर, है ना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगला जो वीडियो है उसमें क्या कर सकते हैं अपने सुधार कर सकते हैं बेटा, है ना। तो अपने को एलसीएम निकालना है, तो ये देखो 9। अब 9 यहाँ पर किस में है तो 9 बेटा यहाँ पर गुणा में है, इसके साथ में एलसीएम। अब इधर लेकर आएंगे तो किस में आ जाएगा ये इसके बट्टे में आ जाएगा, है ना। तो ये देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर प्लस है बीच में बराबर का निशान है, अब प्लस की संख्या को मेरे को इधर लेकर जाना है तो बेटा वो किस में हो जाती है माइनस में हो जाती है ना। ऐसे अगर माइनस में कोई संख्या है तो अगर माइनस वाली संख्या को मैं इधर लेकर जाऊं तो वो किस में हो जाती है बेटा तो वो प्लस में हो जाती है ना। ऐसे ही मेरे पास यहाँ क्या बेटा गुणा में कोई संख्या है तो उसको मैं उधर लेकर जाऊंगा तो वो किस में हो जाती है बेटा भाग में, मतलब उस संख्या को अपने बट्टा में लिखते हैं, है ना। अगर भाग में कोई संख्या इधर है मतलब बट्टे में कोई संख्या इधर है तो वो इधर जाकर यानी आगे जाकर किस में हो जाती है बेटा गुणा में हो जाती है। तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए, है ना। इन बातों को अगर दिमाग में आप रख लोगे तो आपको आसानी होगी। जब भी बीच में बराबर का निशान होता है तो संख्याओं को इधर उधर जब भेजते हैं अपने तो ये निशान क्या हो जाते हैं बेटा चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये निशान बदल जाते हैं। तो ये इधर भेजेंगे तो देखो 306 ये ऐसा कैसा लिखेंगे, 657 भी ऐसा कैसा। इसके बट्टे में किसको लेकर आना अपने को तो बट्टे में बेटा लेकर आना आपको 9 को, और क्या कर दोगे आप एलसीएम लिख दोगे आगे। तो एलसीएम में अपने को क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है इस सवाल का, है ना। अब क्या करोगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर ये गलती करते हैं, इसको 306 को 657 से क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, है ना। अब गुणा करने में फिर 9 का भाग देते हैं, कैलकुलेशन में क्या हो जाती है गलती होने की संभावना होती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आप क्या कर सकते हो 9 का भाग 306 में या 9 का भाग 657 किसी एक संख्या में आप क्या करो बेटा यहाँ पर भाग दो, है ना। तो अपन क्या करेंगे 306 में अपन किसका भाग देते हैं 9 का भाग। 306 में अपन ने भाग दिया किसका 9 का, है ना। तो 9 3 27। अब देखो क्या बचा 3 और 6, है ना। 9 चौक 36, तो आपके पास 9 चौक 36। तो ये कितनी बार कट गया, ये 9 जो है ये 306 से कितनी बार कटा बेटा 34। तो क्या बचा आपके पास 34 गुणा 657 बराबर में क्या बेटा एलसीएम। अब क्या कर लीजिए 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब गुणा कर लीजिए आप, है ना। क्या करना है गुणा कर लीजिए। तो 657 को किससे गुणा कर दीजिए 34 से। तो 7 चौक 28 2, है ना। 5 चौक 20 20 और 2 22 तो 2, 6 चौक 24 24 और 2 26 तो ये हो गया 26। 3 7 21 2, है ना। 3 बजे 15 15 और 2 17 1 6 18 18 और 1 19। तो क्या आया बेटा 8 आया, है ना। 3 आया 6 3 आया और क्या आया आपके पास 11 12 और 2 तो 22 338। कितना आया 22 338 बराबर क्या बेटा एलसीएम। अब सही तरीके से लिख दीजिए इसको। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया 22 338। आपके पास क्या आ गया बेटा यहाँ पर एलसीएम आ जाता है ना। तो इस प्रकार ये सवाल क्या बेटा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आपको ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छी तरीके से इस सवाल को 2-3 बार आप कर सकते हो अलग अलग तरीके की संख्याएं लेकर, है ना। उदाहरण भी दे रखे हैं बुक के अंदर, तो एनसीईआरटी की बुक में जो भी उदाहरण है ना, इस सवाल के आधार पर तो वो आप कर लीजिए बेटा, है ना। अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए आपका अगला सवाल, जो अगला सवाल है वो है 5 का सवाल। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ, देखो। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है क्या। अब देखो क्या है इस सवाल के अंदर, है ना। आपके पास बुक होनी चाहिए, तो मैं बता देता हूँ, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोटा ही है। तो कोई है देखो 5 का सवाल है, इसमें आपको क्या दे रखी है एक कोई प्राकृत संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है आपको एक प्राकृत संख्या, वो क्या है आपकी n है बेटा, है ना। आपको क्या बोल रखा है सवाल के अंदर, सवाल में बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या क्या आपके लिए n है ना। कोई संख्या है तो वो क्या है आपके लिए संख्या जो है वो क्या दे रखी है यहाँ पर 6n संख्या क्या है बेटा 6n दे रखी है। अब ये बोल रहा है क्या ये 0 पर समाप्त होगी क्या, क्या ये संख्या 0 पर समाप्त होगी क्या, है ना। ये आपसे पूछ रहा है 0 पर समाप्त होगी क्या। अब 0 पर समाप्त होने की कंडीशन क्या है वो आप लोग ध्यान में रख लो, अपने आप क्या मिल जाएगा, इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। तो 0 पर समाप्त होने की कंडीशन क्या बेटा,
जिसके गुणनखंड में क्या हो बेटा 2 की है ना 2 गुना 5 हो, वो किस पर समाप्त हो सकता है आपका 2 गुना 5 मतलब 10 है ना। 10 की तो कोई अगर संख्या है वो किस पर समाप्त हो सकती है आपकी 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब उसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, तभी वो संख्या किस पर समाप्त होगी आपकी 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वो संख्या नहीं होगी। तो अपने को देखो क्या करना है n की जगह क्या लेनी है आपको प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है तो 1 2 3 4 5 है ना ऐसे। तो देखो अब प्राकृत संख्या तो 6 n की जगह क्या लो बेटा पहली प्राकृत संख्या 1 तो कितना है बताओ 6, क्या समाप्त हुआ 6 है तो 6 लीजिए और क्या है n का मान कितना लीजिए 2 कितना है 36 है ना। फिर क्या है 2 6 की पावर कितनी लीजिए आप 3 अगली प्राकृत संख्या 3 है ना। तो कितना है 6 6 36 और 3 और 36 18 18 और 3 कितना हो गया 216। तो क्या इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त हो रहा है क्या, देखो ध्यान से नहीं हो रहा है बेटा। अब क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि 6 के गुणनखंड कीजिए। अब आप 6 के गुणनखंड में देखो क्या आएगा 6 के गुणनखंड में 2 तो आता है लेकिन क्या नहीं है बेटा आपके 6 के गुणनखंड के अंदर 5 नहीं है ना 5 नहीं है। अगर 2 और गुना 5 होता तो किस पर समाप्त हो जाता है ये 0 पर समाप्त हो जाता। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर है ना। तो क्या है देखो 2 6 का गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बेटा 2 गुना 3n में है ना क्या नहीं है 2 तो है 2 तो है परंतु इसमें 5 नहीं है, इसलिए इसलिए 6n इसलिए 6n किस पर समाप्त नहीं होगी बेटा 0 पर समाप्त नहीं होगी 0 पर समाप्त नहीं होगी है ना। क्यों नहीं होगी वो कारण दे दिया आपने, क्या होना चाहिए 2 गुना 5 होना चाहिए गुणनखंड के अंदर है ना, तभी क्या हो सकती है वो संख्या आपकी 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं तो आपकी वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी बेटा है ना। हाँ तो बेटा अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है व्याख्या कीजिए कि आपको क्या बोल रखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 6 गुना 13 प्लस 13 7 गुना 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 क्या बोल रहा है सवाल के अंदर तो भाज्य संख्या है। आपको क्या क्या करना है बेटा क्या ये भाज्य संख्याएं हैं क्या है ना, भाज्य संख्याएं हैं क्या। अब भाज्य संख्याएं क्या होंगी बेटा है ना जिसका क्या होगा एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड में आ जाए, मतलब एक ही संख्या क्या चला जाए बेटा उसके अंदर भाग चला जाए तो ये क्या होंगी आपकी भाज्य संख्याएं होंगी, अन्यथा ये संख्याएं भाज्य नहीं होंगी। अब देखिए आप ध्यान से क्या करना है अपने को। अब यहाँ पर देखो ये क्या है बेटा प्लस को पकड़ो आप, प्लस से पहले की संख्या और प्लस के बाद की संख्या, क्या इसमें कुछ संख्या कॉमन आ रही है क्या तो आ रही है अपनी क्या संख्या कॉमन आ रही है यहाँ पर 13 इसमें भी और 13 इसमें भी, तो 13 क्या ले लिया बेटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा 7 गुना 11 गुना भाग दिया कितना आया 1 आया प्लस में क्या आया 1 आया आपके पास। तो मतलब ये जो संख्या जो आपको दे रखी है वो संख्या आपकी किससे विभाज्य होगी बेटा 13 से विभाज्य होगी है ना। तो इस संख्या का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है बेटा तो 13 है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है तो 13 है, इसलिए ये संख्या क्या है एक भाज्य संख्या है ना। तो आप लिख लीजिए क्योंकि है ना इस संख्या में क्योंकि इस संख्या का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 है अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है ना। इसी प्रकार देखो इसको चेक कर लीजिए प्लस को पकड़ो तो प्लस यहाँ है तो प्लस से पहले और प्लस के बाद में यहाँ 5 है तो इसमें देखो 5 है क्या बिल्कुल है, तो इसमें क्या कॉमन आ गया बेटा 5 कॉमन आ गया। तो क्या बचा आपके पास 7 गुना 6 गुना 5 में भाग दीजिए तो 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस इसमें भाग देंगे कितना आया 1। मतलब ये जो संख्या है ये किससे विभाज्य होगी बेटा 5 से विभाज्य, मतलब प्लस से पहले वाली भी और प्लस के बाद वाली भी, क्योंकि दो संख्याएं हैं अपने पास इसके अंदर है ना, दोनों संख्या में किसका भाग जा रहा है तो 5 का भाग, तो अपन यहाँ लिख देंगे क्योंकि इस संख्या का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है अतः लगा के लिख दीजिए अब
अतः यह संख्या क्या है बेटा, भाज्य संख्या है। यह संख्या क्या आपकी एक भाज्य संख्या है ना। क्यों है वो आपको रीजन बता दिया, क्योंकि भाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका एचसीएफ क्या हो बेटा, एक आ जाए, है ना, जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो। जैसे आपके पास 13 है और 17 है, तो इसमें क्या दोनों संख्याओं में कोई आपकी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ सकता है क्या, तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या आता है बेटा, तो एक आता है ना। यहाँ पर अपने पास कॉमन लिया अपने, तो 13 लिया, तो 13 मतलब इसमें भी भाग 13 का चला गया और इसमें भी भाग 13 का चला गया, इसलिए क्या है ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये क्या है बेटा, दूसरे के पहाड़े में आती है, सीधी सी बात ये है ना। खुद के में तो आती है, लेकिन दूसरे के पहाड़े में भी आती है। तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी मतलब इसको गुणा करेंगे, उसमें भी किसका भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा, है ना। यहाँ भी क्या है 13 है, तो इसमें भी किसका भाग जाएगा, 13 का भाग। तो दो क्या हो गई यहाँ पर, दोनों संख्याओं के अंदर आपका 13 का क्या जा रहा है बेटा, भाग जा रहा है, मतलब विभाज्य है 13 से। यहाँ पर क्या है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, मतलब इस पूरी को मैं जब गुणा करूं तो मैं 5 का भाग इसमें भी दे सकता हूँ और 5 का भाग इसमें भी दे सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है ना। गुणा करेंगे तब अपन 5 का भाग दें, तो दोनों संख्या क्या है बेटा, 5 से क्या है यहाँ पर विभाज्य है ना। तो इस संख्या का एक गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना बेटा, तो 5 है, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या है। तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल अपन करते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल है तो मैं यहाँ से किताब से पढ़ देता हूँ, है ना, अच्छी तरीके से अपन इसको समझते हैं। किसी खेत के मैदान के चारों ओर, कोई एक क्या है बेटा, खेत का मैदान है ना, चारों ओर क्या है, एक वर्ताकार, देखिए आप इस प्रकार वर्ताकार है ना, आपका क्या है, वर्ताकार है, वर्ताकार पथ है ना। ये क्या है, कोई खेत का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक वर्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। मतलब वो अगर यहाँ से स्टार्ट करेगी, जिसका नाम क्या है बेटा, सोनिया है, जिसका नाम क्या है, सोनिया। अगर यहाँ से एक चक्कर है वो लगाएगी, एक चक्कर अगर वो लगाएगी तो उसको कितना मिनट लगता है, तो 18 मिनट लगता है। ठीक है, यह हुई सोनिया। ठीक है, तो ये लाइन में लिख देता हूँ, सोनिया को यहाँ लिख देता हूं मैं, सोनिया को, है ना, एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा बेटा, 18 मिनट लगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना। अब क्या कर रहा है, यहीं से रवि जो है, अब रवि चक्कर लगाएगा, तो रवि चक्कर लगाता है तो रवि को कितना मिनट लग रहा है बेटा, तो उसको लग रहा है 12 मिनट। रवि को कितना मिनट लगा, तो 12 मिनट उसको लग रहा है। ठीक है ना। तो अब देखो यहां लिख देते हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो कितना मिनट बेटा, तो 12 मिनट, उसको 12 मिनट लग रही है, ये बोल रहा सवाल के अंदर। अब देखो, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो क्या बोल रहा है, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अपने को ज्ञात करना है बेटा, ये कितने समय के बाद वापस यहाँ पर आकर मिल जाएंगे, ये अपने को क्या करना है बेटा, इसके अंदर ज्ञात करना है। तो आप देखो सिंपल है, आप क्या निकाल लीजिए बेटा, दोनों का एलसीएम निकाल लो और साथ में निकाल लो, एलसीएम निकालो। देखो 18 दे रखा है और क्या दे रखी है संख्या अपने को, 12, तो 18 के गुणनखंड और 12 के, तो 9 बार, और ये कितना है बेटा, 6। फिर 2 का भाग दिया, इसमें जाएगा नहीं, तो 9 का 9, फिर 3, है ना, यहाँ किसका 3 का दिया, तो 3 और 1 आ जाएगा, है ना। फिर अपन किसका देंगे, 3 का, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब क्या कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, तो क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना आया, 3 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 दिए 36। तो कितने मिनट के बाद बेटा, तो 36 मिनट के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिल जाएंगे, है ना। तो अतः लगा के लीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर, अतः है 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद रवि व सोनिया, रवि तथा सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे,
पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये दोनों यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद कितने मिनट के बाद, तो 36 मिनट के बाद क्या होंगे बेटा, ये दोबारा से उसी स्थान पर मिल जाएंगे। तो ये आपका कितने का सवाल था बेटा, तो ये आपका 7 का सवाल था जो अपन कर चुके हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार आपकी 1.1 क्या होती है बेटा, समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी तरीके से ये प्रश्नावली 1.1 जो है वो समझ में आई है तो आप लोग है ना अच्छी तरीके से इसको एक बार दोबारा देखकर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको रिपीट करके अपने दिमाग में क्या कर सकते हो बेटा, फोकसित कर सकते हो, अपने दिमाग में इसको बैठा सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को क्या कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।